हेलो एवरीवन, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। इसका पार्ट 3 वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए। पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो आपको नहीं देखा तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक होगा खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ठीक है, पोषक स्तर और भू रासायनिक चक्र पर 4 छोटे छोटे टॉपिक हैं और आपका वीडियो भी छोटे होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। हम शुरू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का हमारा खाद्य श्रृंखला, ठीक है। खाद्य श्रृंखला शुरू करने से पहले हम जो लास्ट पार्ट वीडियो में पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या किया हम लोग, उसमें क्या पढ़ा था? उसमें पढ़ा था कि जीवों का आपस में जो संबंध होता है, जब उस संबंधों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं, और जिस स्थान पर अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे यहाँ देखिएगा, मानव का खरगोश के साथ क्या संबंध है, या इस मानव का शेर के साथ क्या संबंध है। यहाँ मान लेते हैं कि बकरी है, गाय, भैंस, कुछ मान लीजिए यहाँ पर, तो इनका इस मानव के साथ क्या संबंध है, फिर इस चिड़िया का मानव के साथ क्या संबंध है। तो जब इन संबंधों का अध्ययन करते हैं तो पारिस्थितिकी इसको कहा जाता है, और जिस स्थान पर यह अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोल दिया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो स्थान यहाँ पर कौन सा है? स्थान आपका घर, तो घर आपका क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये बेसिक था, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो जीव होते हैं क्यों आपस में संबंध रखते हैं, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई? यह इस खरगोश से अपनी जाति के साथ संबंध रखे, और बाघ है अपनी जाति के साथ संबंध रखे, चिड़िया है अपनी जाति के साथ संबंध रखे, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि खरगोश का बाघ के साथ संबंध होना पड़ रहा है, फिर बाघ का या फिर इसका संबंध मानव के साथ होना पड़ रहा है? ऐसे क्या रीज़न आ गया, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा रीज़न है, बस समझ लीजिएगा। सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए, एक दूसरे से भोजन के लिए संबंध रखते हैं, ठीक है ना। तो भोजन के लिए जीवों का एक दूसरे पर निर्भरता जिस व्यवस्था को बनाता है उस व्यवस्था को तो ही खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है ना। भोजन के लिए जीवों का एक दूसरे पर निर्भरता जिस व्यवस्था को बनाता है उसको क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। जैसे आप देखना, एक क्या खाना बनाया, कौन? घास। सूर्य से एनर्जी लिया, प्रकाश संश्लेषण किया और ग्लूकोज के रूप में भोजन बना लिया, तो इसके पास एनर्जी हो गई, ठीक है। तो अब इस एनर्जी को कौन खाएगा? भोजन के रूप में कौन लेगा इसको भोजन के रूप में लेगा टिड्डा, ठीक है। तो इसका जीवन का निर्वाह होगा। फिर मेढक आ गया, मेढक क्या करेगा? इसको लेगा भोजन के रूप में, तो इसके जीवन का निर्वाह होगा। फिर सांप क्या करेगा? इस मेढक को खाएगा, तो इसके जीवन का निर्वाह होगा, ठीक है। तो ऊर्जा जो हो रही है ना, बनी कहाँ से? उत्पादक से। ऊर्जा क्या हो रही है? ट्रांसफ़र होती जा रही है, आगे क्रम में बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो सबको भोजन के रूप में कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भोजन के रूप में क्या था? घास। तो खाया किसने? टिड्डा। यहाँ पर टिड्डा, तो ठीक है। यहाँ पर मेढक के लिए भोजन के रूप में कौन है? टिड्डा। तो खाया किसने? मेढक ने, ठीक है ना। यहाँ पर सांप है, सांप को भोजन के रूप में कौन है? मेढक है। तो हर जो जीव है ना, दूसरे जीव के लिए क्या बन जा रहे हैं? भोजन बन जा रहे हैं। तो यही घटना क्या कहलाएगी? खाद्य श्रृंखला कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए, वास्तव में व्यवहारिक सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है नहीं, व्यवहारिक जीवन में संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो घास है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि घास को टिड्डा ही खाएगा। घास को बकरी भी खा सकता है, गाय को खरगोश भी खा सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है? व्यवहारिक नहीं होता है, एक सिद्धांतिक है, ठीक है। यहाँ देखना एक चीज़ और पॉइंट पढ़ना हमें कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ऊर्जा यहाँ से उत्पादक बनाया ऊर्जा, तो ग्लूकोज के रूप में। उस ग्लूकोज को ऊर्जा किसने लिया? टिड्डे ने लिया। फिर टिड्डे में से ऊर्जा किस में गई? मेढक में। मेढक से ऊर्जा सांप में गई, फिर इस सांप से ऊर्जा इसमें आ गई। तो ऊर्जा कहाँ हो रही है? इधर से घूम रही है, घूमते घूमते इधर आ रही है, ठीक है ना। एक दिशा में ऊर्जा इधर आ रही है। क्या ऊर्जा इधर से भी ट्रांसफ़र हो सकती है क्या? इधर से क्या बाज को सांप खा सकता है? नहीं खा सकता है। जब नहीं खा सकता तो ऊर्जा ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्या सांप को मेढक खा सकता है? नहीं खा सकता। नहीं खा सकता तो ऊर्जा ट्रांसफ़र नहीं होगा। और क्या इस मेढक को टिड्डा खा सकता है? तो टिड्डा नहीं खाएगा तो ऊर्जा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ एक दिशा में होता है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? सिर्फ एक दिशा में होता है। इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं खाद्य जाल के बारे में। खाद्य जाल क्या होता है? तो यहाँ बड़ा सिंपल चीज़ है, खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए घास है, घास को किसने खाया?
टिड्डा ने खाया। टिड्डा को किसने खाया? मेढक खाया। मेढक ने किसने खाया? मेढक ने खाया सांप को खाया। तो एक खाद्य श्रृंखला बन रही है आपकी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब कहाँ से शुरू हो रही है? इस उत्पादक से। उत्पादक कौन है यहाँ पर? घास है, ठीक है ना। घास को, इसको घास मान लीजिए, ये क्या है? आपका उत्पादक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इस घास को सिर्फ टिड्डा ही खाएगा, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है घास को कौन खाएगा? टिड्डा ही खाएगा। इस घास को ये चूहा भी खा सकता है, ठीक है ना। इस चूहा को कौन खा सकता है? बिल्ली भी खा सकती है, ठीक है ना। इस चूहा को बिल्ली भी खा सकती है। फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि इस घास को चूहा ही खाए, इस घास को चूहा ही खाए। इस घास को इस खरगोश भी खा सकता है। फिर इस खरगोश को लोमड़ी भी खा सकती है, ठीक है। इस खरगोश को कौन खा सकता है? लोमड़ी भी खा सकती है। फिर इस सांप को मोर भी खा सकता है। और इस सांप को कौन खा सकता है? नेवला भी खा सकता है। इस सांप को बाज भी खा सकता है। फिर ये श्रृंखला यही बनी रुक सकती है, और भी बढ़ जाएगी श्रृंखला। देखना, जैसे यहाँ देखना, ऐसे हम लोगों ने बनाया था, थोड़ा सा इसको बना देते हैं पहले। अब देखना, इस लोमड़ी को बाघ भी खा सकता है। अगर मौका मिल गया तो इस नेवलों को भी बाघ खा जाएगा, मोर को भी बाघ खा जाएगा, और इसको भी क्या जाएगा? बाघ खा जाएगा। और इस बिल्ली को भी मौका मिला तो बाघ इसको खा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि खाद्य श्रृंखला कोई सीधी श्रृंखला नहीं है, कोई सीधी श्रृंखला नहीं है, बल्कि बहुत सारी श्रृंखलाओं से मिलकर एक गुथी हुई श्रृंखला है। एक गुथी हुई श्रृंखला, देखिए, एक श्रृंखला ये थी, एक श्रृंखला ये थी, एक श्रृंखला ये थी, फिर यहाँ पर श्रृंखला बन गई। तो खाद्य श्रृंखला, तो मैंने बताया था खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखलाओं के समूह क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है? ये मान लेते हैं खरगोश है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं खरगोश को लोमड़ी ही खाए, कोई ज़रूरी नहीं। खरगोश थोड़ी ना कहेगा कि भाई अपना भोजन तो मैं सिर्फ लोमड़ी को दूंगा और किसी को दूंगा नहीं। भाई जिसको मौका मिल गया वो खा जाएगा। अगर शेर को मौका मिल गया तो इस खरगोश को शेर खा जाएगा। अगर कुत्ते को मौका मिल गया तो इस खरगोश को कुत्ता भी खा जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको मौका मिल गया वो खा जाएगा, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल एक व्यवहारिक व्यवहार में हम इसको देख सकते हैं, लेकिन खाद्य श्रृंखलाओं को हम व्यवहार में नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि इस घास को टिड्डा ही खाए, इस टिड्डे को मेढक ही खाए, इस मेढक को सांप भी खाए। इस घास को ये भी खा सकता है, कौन? खरगोश। इस घास को चूहा भी खा सकता है। तो इसीलिए खाद्य श्रृंखलाएँ एक सीधी श्रृंखला नहीं है, बहुत सारी श्रृंखलाओं से गुथी हुई एक श्रृंखला होती है, ठीक है। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंड क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यह व्यवहारिक विचारधारा है जिसमें जीव एक दूसरे से पोषण के लिए जुड़े होते हैं, या प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव से या तो पोषण की प्राप्ति या पोषण प्रदान करने के लिए जुड़े होते हैं। यानी खाद्य श्रृंखला में जो भी लोग होंगे या तो भोजन देंगे, ठीक है ना, या भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है। दो ही काम उन लोगों को करना है, या तो भोजन देंगे, भोजन प्राप्त करेंगे, या दोनों काम करेंगे अपना, ठीक है। यहाँ देखना, खाद्य जाल में खाद्य की सघनता जितना ज़्यादा होगी, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अस्थायी माना जाएगा। ऐसा क्यों होता है? मान लेते हैं इस क्या है? बाघ है, ठीक है, बाघ है। बाघ खाता है, मान लेते हैं कि बाघ मान लोमड़ी खाता है। बाघ किसको खाता है? लोमड़ी को खाता है। बाघ लोमड़ी को खाता है। अब मान लीजिए कि लोमड़ी क्या हो गई? उस पारिस्थितिकी तंत्र से विलुप्त हो जाएगी। पारिस्थितिकी तंत्र से क्या हो जाएगी? विलुप्त होगी। तो क्या जो बाघ है खाए बिना मर जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा, उसका स्थान कोई दूसरा जीव ले लेगा। अब ठीक है, बाघ लोमड़ी खत्म हो गई, किसको खाएगा? बिल्ली को खाएगा, ठीक है ना। लोमड़ी खत्म हो गई, नेवला को खाएगा। लोमड़ी खत्म हो गई तो बकरी को खाएगा, ठीक है। तो उसका स्थान कोई न कोई उसका ले लेगा। इसलिए बोला गया है कि खाद्य श्रृंखलाओं में खाद्य की जितनी सघनता होगी, जितनी विभिन्नता होगी, खाद्य श्रृंखला उतना ही खाद्य जाल उतना ही स्थायी माना जाता है, ठीक है, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र आपका बैलेंस में बना रहे, कोई जीव विलुप्त नहीं हो, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं। एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर घास के पास अगर 100 कैलोरी एनर्जी रही होगी, किलो कैलोरी एनर्जी रही होगी, तो टिड्डे के पास कितने पास आएगी? सिर्फ 10%, यानी 100 का 10% कितना होगा? 10 आएगा। मान लेते हैं 1000 कर लेते हैं, ठीक है। इसके पास कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है। और तब इसके पास कितना आएगा बता दो? इसके पास 10 आएगा। इसके पास कितना आएगा? 10 का 10% 1 होगा। और फिर इसके पास कितना आएगा? 0.1% आएगा। तो खाद्य श्रृंखलाओं में या खाद्य जाल में, ठीक है, जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार होता है। तो अगर घास के पास 100 कैलोरी एनर्जी थी
तो 1000 कैलोरी एनर्जी थी, तो टिड्डे के पास 100 आई, मेढक के पास 10 आई, सांप के पास 1 आई, और इसके पास क्या हो गई 0.5, 0.1 हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि पोषक स्तर जो होते हैं ना काफ़ी लंबे नहीं हो सकते। अगर लंबे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा मालूम है आपको, आखिरी जो व्यक्ति है उसको कितनी एनर्जी मिल रही है, 0.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, और पहले वाले व्यक्ति को कितनी मिल रही है 100। मतलब ठीक है, इसकी कोई बात नहीं, तो बना ही रहा है भोजन, ये तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो भोजन बना ही रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो टिड्डा के पास 100 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, और इस मोर को कितना मिल रहा है 0.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, यानी इसको पोषण के लिए बहुत कम ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। इसीलिए खाद्य श्रृंखलाएं अधिक लंबी नहीं हो सकती, पोषक स्तर अधिक लंबे नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ना पोषक स्तर क्या होता है, जब पारितंत्र में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है तो पहला जीव प्रथम पोषक स्तर तथा दूसरा जीव द्वितीय पोषक स्तर माना जाता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक क्या है घास है, इस घास से ऊर्जा कहाँ ट्रांसफर हुई, टिड्डे में हुई, तो जो जहाँ से ऊर्जा ट्रांसफर होती है उसको क्या माना जाता है, प्रथम पोषक स्तर, यानी ट्रॉपिक लेवल। ठीक है ना, ट्रॉपिक लेवल, यानी ट्रॉपिक लेवल ये फर्स्ट होगा और ट्रॉपिक लेवल 2 होगा। ठीक है ना, तो जहाँ से ऊर्जा दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है उसको ट्रॉपिक लेवल 1 मानेंगे, और जहाँ दूसरे जीव में ऊर्जा जाएगी उसको क्या मानेंगे, ट्रॉपिक लेवल 2। और यहाँ पर T3 भी बोल सकते हैं, यहाँ पर T4 भी बोल सकते हैं, यहाँ पर T5 भी बोल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था कि पोषक स्तर सामान्यतः कितने होने चाहिए, कम से कम 4 होने चाहिए, सामान्यतः 4 माना जाता है पोषक स्तर। ठीक है, ऐसा क्यों माना जाता है, मैंने क्या बताया था, सामान्यतः क्यों ऐसा माना जाता है 4 पोषक स्तर। अगर 4 से ज़्यादा होगा, देखिएगा अगर इसके पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी थी, इसके पास 0.1 किलो कैलोरी एनर्जी बची, यानी पोषण के लिए बहुत कम एनर्जी इसके पास बची। ठीक है ना, इसीलिए क्या हो गया कि पोषक स्तर काफ़ी लंबे नहीं हो सकते। पोषक स्तर मुख्यतः क्या होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो प्रथम जो पोषक स्तर होता है हमेशा क्या होता है, उपभोक्ता होता है, क्या होता है, उत्पादक होता है, उत्पादक होता है। प्रथम पोषक स्तर क्या होता है, उत्पादक होता है, और द्वितीयक पोषक स्तर हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। क्या होता है भैया, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, और जो आखिरी में आएगा इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पोषक स्तर, और बीच वाले को जितने भी पोषक स्तर होते हैं उनको हम सिर्फ एक मानते हैं। जैसे यहाँ पर देखना, जैसे देखिएगा इसको क्या करेंगे, इसको प्रथम मानेंगे, इसको उत्पादक को हमेशा प्रथम पोषक स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता को हमेशा द्वितीय का पोषक स्तर, इसको हम, ठीक है ना, ये तो अंतिम उपभोक्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पर T1 था, यहाँ पर क्या T2 था, यहाँ पर T3 है, यहाँ पर क्या है T4 है, यहाँ पर T5 है। तो जनरली इसको ये तो कंफर्म हमेशा रहता है हर जगह। ठीक है, और ये भी कंफर्म रहता है। 3 तो यहाँ पर हो गए, और जो बीच वाला होता है ना, जितने भी श्रृंखलाएं बढ़ती हैं इसको हम सिर्फ एक मानते हैं। ठीक है ना, सिर्फ एक मानते हैं, इसीलिए ट्रॉपिक लेवल सिर्फ कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, हालांकि इस सीरीज यहाँ पर बहुत बन गई है। ठीक है ना, कि घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, और सांप को मोर खा रहा है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि इतनी लंबी श्रृंखला जाए। ठीक है, और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको मैंने बताया 10% के नियम में कि आखिरी तक ऊर्जा ट्रांसफ़र होते होते ऊर्जा बहुत कम मात्रा में बचती है, और बहुत कम मात्रा में बचेगी तो आखिरी में जो व्यक्ति होगा, जैसे आप मोर है, इसको बहुत कम ऊर्जा मिलेगी, जिससे वो अपना भरण पोषण यानी नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, चलिए प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रथम पोषक स्तर हमेशा उत्पादक होता है, मैं बात कर चुके हैं इसके बारे में। द्वितीय पोषक स्तर हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। इतना ध्यान रखना कि हमेशा पोषक स्तर कितने होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं। लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे, मुख्यतः 4 होते हैं। आपका प्रश्न में आएगा, पेपर में आएगा, तो आप भी 4 ही मारोगे। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि 4 स्तर पर हमारी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है, खाद्य श्रृंखलाएँ क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएँ क्या होती हैं, बैलेंस होती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं जैव आवर्धन। तो खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर हानिकारक रसायनों का प्रगत सांद्रण जैव आवर्धन कहलाता है। जैसे यहाँ पर लेते हैं घास है, ठीक है, ये आपका घास है, घास पर मान लेते हैं DDT का छिड़काव कर देते हैं। मान लेते हैं 1 ग्राम DDT का क्या कर लेते हैं,
छिड़काव कर देती हैं, 1 ग्राम DDT का छिड़काव कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते तो अगर टिड्डा इसको खाता है तो इसके अंदर कम से कम 10 ग्राम DDT जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको मेढक खाएगा, ठीक है, मेढक खाएगा तो इसको अंदर कितना जाएगा 100 ग्राम DDT। इसके अंदर एक खाएगा, ठीक है ना, इसके अंदर कितना जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है ना। और इसके अंदर जाएगा तो 10,000 ग्राम DDT जाएगा। DDT क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, एक रासायनिक पदार्थ है, अजैव निम्नीकारक पदार्थ है। अजैव निम्नीकारक पदार्थ क्या होता है, देखिए क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ खाते हैं ना, तो हमारे अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होता है उसको क्या कर देता है, उसको तोड़ देता है, ठीक है ना। उसका तोड़कर उसको इससे एनर्जी प्राप्त हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे रसायन को हम खा लेते हैं जिसको हमारे जो शरीर का जो बैक्टीरिया होता है उसको पचा नहीं पाता है, तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, वो संग्रहित हो जाता है। मान लेते हैं घास पर छिड़काव हुआ था तो टिड्डा ने खाया तो टिड्डा के अंदर जाकर संग्रहित हो गया, फिर टिड्डा को मेढक के खाया तो मेढक के अंदर संग्रहित हो गया। तो जैसे जैसे वो जीव उसको खाते जाएंगे तो उसका सांद्रण क्या हो जाता होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखिएगा पहले इस घास पर 1 था तो इसमें जाकर 10 हो गया, फिर इसमें कितना जाएगा 100 हो गया, फिर इसमें जाकर कितना हो गया 1000 हो गया, फिर इसमें क्या हो गया 10,000। यानी उस जहरीले पदार्थ का सांद्रण क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला बढ़ती जा रही है उस जहरीले पदार्थ का सांद्रण आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये एक्चुअल में एक काल्पनिक विचारधारा है, ठीक है ना। हो सकता है 10% पर ना हो। देखिए जो 10% का नियम होता है 10 गुने पदार्थ होता है, 1/10 गुना पदार्थ होता है, ठीक है, 1/10 गुना पदार्थ होता है। और जो जैव आवर्धन होता है वो क्या होता है 10 गुना पदार्थ होता है। देखना 1, 10, 1000, 100, 1000, 10,000। लेकिन जो जैव आवर्धन है ना एक काल्पनिक सिद्धांत है, एक्चुअली काल्पनिक सिद्धांत है। कोई जरूरी नहीं 1 ग्राम है तो जाएगा तो 10 ग्राम हो सकता है इसमें 2.5 ग्राम हो जाए, ठीक है ना, हो सकता है इसमें 10 ग्राम हो जाए, हो सकता है इसमें 15 ग्राम हो जाए, हो सकता है यहाँ पर 20 ग्राम हो जाए, ठीक है। एक काल्पनिक विचार है। हालांकि जब हम पढ़ते हैं हालांकि जब हम पढ़ते हैं 10% का नियम तो 10% मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10 का मतलब होता है 1/10, ठीक है ना। तो 1/10 गुना पदार्थ होता है, तो एक क्या होता है 10 गुना पदार्थ होता है। इसको सही तरह से याद करने के लिए पढ़ने के लिए इसको 10 गुना के आधार पर माना गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो DDT का फुल फॉर्म यहाँ देख लेना, DDT डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। और BHC का फुल फॉर्म क्या होता है, BHC का बेंजाइन हेक्साक्लोराइड। अगले वीडियो में जब हम 10% का नियम और जैव आवर्धन काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। खाद्य जाल, तो खाद्य जाल में ऊर्जा का निवेश सूर्य करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा से होते हुए कई पथों से गुजरता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। तो जैव भू रासायनिक चक्र को काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उत्पादक के बारे में। उत्पादक क्या होता है, उत्पादक का मेन काम होता है भोजन का बनाना। अब भोजन कैसे बनाता है, जमीन से क्या लेता है, जल लेता है, खनिज लवण लेता है, ह्यूमस लेता है, और सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेता है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज को अगर दूसरे भाषा में बोले तो जटिल कार्बनिक तत्व बनाता है। वह जटिल कार्बनिक तत्व प्राथमिक उपभोक्ता यानी खरगोश में ट्रांसफर होता है, मान लेते हैं खरगोश में ट्रांसफर होता है, फिर बाघ में ट्रांसफर होता है यानी द्वितीयक उपभोक्ता में। इसी तरह ट्रांसफर होते होते कहाँ तक ट्रांसफर होता है, अंतिम उपभोक्ता यानी मान लेते हैं गिद्ध में वो तत्व क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अगर वो खरगोश मान लेते मरता है, मर गया, मान लेते बाघ मर गया, मान लेते हैं क्या गिद्ध मर गया, तो इसको मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है, इसको मिट्टी में मिलाने का काम कौन करेगा, अपघटक करेगा। और आपको मालूम है कि खरगोश के अंदर, बाघ के अंदर और गिद्ध के अंदर जटिल कार्बनिक तत्व हैं, ठीक है ना। तो जैसे अपघटक मतलब होता है जीवाणु और कवक। तो जीवाणु और कवक जैसे खरगोश और बाघ और गिद्ध को जैसे मिट्टी में मिलाएंगे तो क्या होता है कि जो उनके अंदर जो जटिल कार्बनिक तत्व होता है उसको सामान्य कार्बनिक तत्व में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। उसको सामान्य कार्बनिक तत्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसमें किस में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं, ठीक है ना। यानी जीवों में जो तत्व था, जो जटिल तत्व था, उसको सामान्य तत्व में ट्रांसफ़र कर दिया और उसको मिट्टी में मिला दिया। इस घटना को क्या बोलते हैं, भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। अब फिर यहाँ से पौधा उगेगा, जब पौधा उगेगा तो फिर तत्व उसे फिर खनिज लवण और ह्यूमस फिर जाएगा, ठीक
ठीक है ना। फिर उसमें भोजन बनेगा, फिर भोजन बन के खाते खाते फिर मिट्टी में मिलेगा, ठीक है ना। तो तत्व का क्या होता है, तत्व पहले यहाँ से तत्व क्या था, उत्पादक क्या लिया था, जल लिया था, खनिज लिया था, ह्यूमस लिया था, तो बनाया था सब, ठीक है ना, बनाया भोजन। तो यही तत्व भोजन में ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र में खरगोश से बाघ में, बाघ से गिद्ध में। फिर अपघटक क्या किया कि उस जटिल तत्व को फिर उसी रूप में बना दिया जिस रूप में उसको पौधे लेते हैं, यानी ह्यूमस, खनिज लवण और जल के रूप में उसको बना दिया। तो ये घटना क्या कहलाती है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।